महादेव। आज हम सभी देखेंगे, ये रिकॉर्डेड क्लास है, ठीक है, मैंने रिकॉर्ड की है। जिनका भी एग्ज़ाम 6 जनवरी को है यूजीसी नेट का, यूनिट 5 देख रहे हैं। इसका 2 भाग हो चुके हैं, ये तीसरा लास्ट पार्ट होगा या एक भाग और बनेगा, ठीक है। प्रभात पब्लिकेशन का यूनिट 5 है कविता, जिसमें हम मैथिली सरगुप्त के बारे में देखेंगे, उनका जीवन वृत्त और उनकी जो कविता लगी है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे, और भी जो हैं वो भी देखेंगे। तो आप सभी लोग आराम से सुनिए इसको, क्योंकि रिवीजन भी हो जाएगा। लास्ट टाइम में जितना हो सके उतना रिवीजन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं मैथिली सरगुप्त का। मैथिली सरगुप्त का जन्म हम चाहते तो लाइव क्लास भी करा सकते थे, लेकिन इस टाइम रिकॉर्डेड भी सुन लीजिए तो ज़्यादा जरूरी। हाँ, मेरे पास वो 2024 दिसंबर का और 2025 जून का PYQ है, तो किसी दिन उसको भी सॉल्व करा देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मैथिली सरगुप्त का जन्म चिरगांव झांसी बुंदेलखंड में 3 अगस्त सन 1886 को गहू वैश्य परिवार में हुआ था। पिता का नाम सेठ रामचरण तथा माता का नाम काशीबाई था। पिता उदारमना वैष्णव भक्त, सुकवि, संगीतज्ञ, छंद शास्त्र के ज्ञाता और साहित्य प्रेमी थे। कनकलता नाम से काव्य रचना भी करते थे। मैथिली सरगुप्त 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। तो मैथिली सरगुप्त जो थे वो 5 भाइयों में तीसरे स्थान पर थे। इनके छोटे भाई सियाराम सरगुप्त भी अच्छे साहित्यकार थे। मैथिली सरगुप्त के कई नाम रहे हैं। पहले इनका नाम लाला मदन मोहन रखा गया, किंतु पिता ने इनका नाम बदलकर मिथिलाधीप नंदन शरण रखा। क्या इनके पिता इनका नाम बदलकर मिथिलाधीप नंदन शरण रखा, ठीक है। इनका पहले नाम क्या था? लाला मदन मोहन था। कहा जाता है कि विद्यालय में नामकरण के समय रजिस्टर में इनका पूरा नाम नहीं आ सका, अतः इस नाम को पुनः बदलकर मैथिली शरण गुप्त रखा गया। इतना ही नहीं, सब मैथिली सरगुप्त ने भी अपने जीवन काल में कई नए नाम रखे। सबसे पहले पिता के उपनाम कनकलता के आधार पर अपना उपनाम स्वर्णलता रखकर छप्पे की रचना की। इम्पोर्टेंट है। युवावस्था में ही ऋषिकेश नाम रखा गया। मधुप नाम से भी रचनाएं की। मधुप नाम, ऋषिकेश नाम, ठीक है। युवावस्था में ऋषिकेश नाम और मधुप नाम से रचनाएं की। नित्यानंद तथा भारती नाम से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कविताएं की। तो भारतीय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कौन सी कविताएं की? नित्यानंद भारती नाम। रसिकेंद्र नाम से ब्रज भाषा में कविता लिखा करते थे। एक बार सरस्वती पत्रिका में इसी नाम से कविताएं लिखकर भेजी थी, जिसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यह कहते हुए वापस लौटा दिया कि रसिकेंद्र बनने का जमाना लद गया। आगे देखते हैं। मैथिली सरगुप्त जी प्राथमिक शिक्षा घर पर हुई तथा उच्च शिक्षा के लिए मैकडॉनल्ड हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने हेतु भेजे गए। गुप्त जी के पिता का उद्देश्य बेटे को पढ़ाकर डिप्टी कलेक्टर बनाना था, ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्त जी के कवि बनना था, शायद इसलिए भाषण में उन्होंने कहा था, मैं पढ़ने के लिए नहीं जमा हूँ, मैंने इसलिए जन्म लिया कि लोग ही मुझे पढ़ें। तो ये गुप्त जी ने कहा है, ठीक है। कहा जाता है कि पिता ने इनके एक छंद को पढ़कर आशीर्वाद दिया था कि तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा। यह अक्षरशः सत्य हुआ। तो मैथिली सरगुप्त ने क्या कहा था कि तू आगे चल, मतलब मैथिली सरगुप्त जी के पिताजी ने कहा था आशीर्वाद में, तू आगे चलकर हमसे 1000 गुनी अच्छी कविता करेगा, ठीक है। आगे देखते हैं। गुप्त जी ने घर पर खूब स्वाध्याय किया, ठीक है। पंडित रामस्वरूप शास्त्री ने संस्कृत व्याकरण पढ़ा। श्री दुर्गादत्त पंत जी और पंडित अयोध्या नाथ जी से संस्कृत के बहत्तरी और लघुत्तरी तथा बहुत से श्लोक पढ़े। मुंशी अजमेरी इनके बचपन के मित्र थे, जिनके प्रभाव से इन्हें काव्य संस्कारों का विकास हुआ। गुप्त जी की बांग्ला का भी अध्ययन किया तथा संगीत के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखते थे। गुप्त जी ने 3 शादियां की थी। प्रथम शादी 9 वर्ष की उम्र में हुई, 5 वर्ष बाद घर आई। सन 1904 में प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी पिता का भी स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने सन 1905 में इनकी दूसरी शादी करा दी, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें हुई, किंतु दोनों ही बाल मृत्यु हो गई। तीसरी शादी गुप्त जी ने सन 1914
घर आई। सन 1904 में प्रसव पीड़ा से उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखी हो गुप्त जी पिता का भी स्वर्गवास हो गया। गुप्त जी के चाचा भगवान दास ने सन 1905 में इनकी दूसरी शादी करा दी, किंतु करीब 8 वर्षों के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु हो गई। इस पत्नी से उनकी 2 संतानें हुई, किंतु दोनों ही बाल मृत्यु हो गई। तीसरी शादी गुप्त जी ने सन 1914 में सरयू देवी से की। 1914 में सरयू देवी से की। सरयू देवी से गुप्त जी 9 संतानें हुई, किंतु आखिरी संतान उर्मिला चरण को छोड़कर सभी को मृत्यु हो गई। संतानों की मृत्यु कवि के लिए कम हृदय विदारक नहीं थी। इस संबंध में महादेवी अम्मा कहती हैं कि यदि अपनी 9 संतानों को अपने हाथ से मिट्टी को लौटा देना पिता का दुख है, तो गुप्त जी दुख के इस समुद्र को तैर आए हैं। ये महादेवी वर्मा जी ने कहा है मैथिली शाह गुप्त के विषय में। मैथिली शाह गुप्त स्वयं कई बार बीमार पड़े थे। सन 1928-29 में इनकी स्थिति प्रोस्टेट ग्लैंड्स संबंधी रोग के कारण काफ़ी नाजुक हो गई थी। गुप्त जी अप्रैल 1941 में गिरफ्तार किए गए थे और झांसी तथा आगरा के जेल में रखे गए थे। मैथिली शाह गुप्त जी का निधन 12 दिसंबर सन 1964 में हुआ था। आगे देखते हैं गुप्त जी की रचनाएं। तो खंड काव्य देखते हैं। रंग में भंग 1909, जयद्वध 1910, शकुंतला 1904, पंचवटी 1915, किसान 1916, सारंधी 1926, वक्संहार 1927, वन वैभव 1927, शक्ति 1927, यशोधरा 32, द्वापर 36 मतलब 1936, सिद्धराज 1936, नहुस 1940, कुणाल गीत 1941, करबला 1942। ठीक है, आगे देखते हैं। अजीत 1946, हिडम्बा 1950, विष्णुप्रिया 1957, रत्नावली 1960, उर्मिला 1908, 1909 जो कि अप्रकाशित है। महाकाव्य साकेत 1931, महाकाव्य है साकेत 1931, अयोध्या वर्णन के साथ राम सीता लक्ष्मण और उर्मिला का चरित्र चित्रण है। जय भारत ये भी महाकाव्य है 1952, महाभारती काव्य है। आगे देखते हैं। कथाशित निबंध काव्य है पत्रावली 1916। क्या है? पत्रावली जो है 1916 और विकट भट्ट 1928, गुरुकुल 1928। ये सब मैथिली शाह गुप्त की रचना है, ध्यान रखना है। पत्रावली, विकट भट्ट, गुरुकुल, अर्जन और विसर्जन, काबा और प्रदक्षिणा, युद्ध काव्यश्री, नल दमयंती, ये सब मैथिली शाह गुप्त की रचना है। अब निबंध काव्य में भारत भारती 1912, राष्ट्रीय और हिंदू 1927, राजा प्रजा, आगे विजय पर्व, अंतिम रचना है 1963 की। ठीक, भारत पर चीन के आक्रमण का संसद में दिए गए वक्तव्य, मुक्तक काव्य, पद प्रबंध 1912, स्पष्ट कविताओं का संग्रह, मंगल घट 1937 और आस्वाद, दूरदर्शना निवेदन, ठीक है, और अनुयोक्त पुष्पावली और स्वरिशिष्ट संकेत, राष्ट्रवाणी ध्यान रखना, राष्ट्रवाणी 1986, कवि की जन्म शती के अवसर पर प्रकाशित राष्ट्रीय कविताओं का संकलन। अब गीत काव्य देख लेते हैं। वैतालिक, ये सब मैथिली शाह गुप्त की रचना है। वैतालिक, स्वदेश संगीत, वैतालिक 1916, स्वदेश संगीत 1925, झंकार 1927, विश्व वेदना 1942, अंजलि और अर्घ, भूमि भाग, उच्छ्वास, ठीक है। और नाटक देखते हैं। अनग 1925, दिवोदास पृथ्वीपुत्र, अनग दिवोदास पृथ्वीपुत्र 1950, दिवोदास 1950, अनग 1925। आगे देखते हैं। जैनी, मार्क्स एवं उनकी पुत्री जैनी के, ठीक है, और लीला, सीता स्वयंवर की कथा 1960, लीला। आगे देखते हैं। एक मिनट। गद्य नाटक में तिलोत्तमा,
ये सब मैथिली गुप्त के। तिलोत्तमा चंद्रहास, तिलोत्तमा 1915, चंद्रहास 1916, उद्धार 1914 जो कि अप्रकाशित है। गद्य रचना है सैद्धांजलि और संस्मरण मुंशी अजमेरी। अनुदित रचना देखते हैं संस्कृत से अनुदित स्वप्न वासुदत्ता, भास के नाटक का अनुवाद 1914, गीतामृत 1925, भगवत गीता के द्वितीय अध्याय का अनुवाद, धूत घटोत्कच 1955, भास के एकांकी का अनुवाद, अविमारक 1963, भास के नाटक का अनुवाद, प्रतिमा 1963, भास के नाटक का अनुवाद, अभिषेक 1963, भास के नाटक का अनुवाद, उरुभंग 1914 अप्रकाशित, भास के नाटक का अनुवाद, दूत वाक्यम 1914 अप्रकाशित, भास के नाटक का अनुवाद, चारुदत्त 1914 अप्रकाशित, भास के नाटक का अनुवाद, प्रतिज्ञा योगेंद्राय अप्रकाशित है, भास के नाटक का अनुवाद, बांग्ला से अनुदित है वीरणी व्रजांगना 1914, माइकल मधुसूदन दत्त रचित पौराणिक पदगीतियाँ। आगे देखते हैं प्लासी का युद्ध, ये सब मैथिली गुप्त के बांग्ला अनुदित हैं, ठीक है। और वीरांगना, मेघनाथ वध और व्रत संहार। हाँ, अन्य अनुदित रचना है रुबायत उमर खयाम, गृहस्थ गीता साधना। अन्य संग्रह कविता कलाप 1909 में संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी गुप्त जी की कुछ कविताओं का संकलन, क्या कविता कलाप। मैथिली गुप्त ने 20 खंडकाव्य तथा 2 महाकाव्य की रचना की। गुप्त जी साहित्य संसार में दद्दा के नाम से जाने जाते हैं। तो साहित्य में दद्दा के नाम से कौन जाना जाता है? मैथिली गुप्त। मैथिली गुप्त ने खुद को कौटुंबिक कवि मात्र कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें सामंजस्यवादी कवि कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सामंजस्यवादी कवि किसे कहा है? मैथिली शरण गुप्त जी को कहा है सामंजस्यवादी कवि कहा है, ठीक है। आगे देखते हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने गुप्त जी को आधुनिक युग का तुलसी कहा है। आधुनिक युग का तुलसी किसने कहा है? तो गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है मैथिली गुप्त को। गुप्त जी खड़ी बोली में पहली कविता हेमंत नाम से 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। तो हेमंत किसकी कविता है? मैथिली गुप्त की कविता है, जो कि 1905 में सरस्वती पत्रिका में छपी थी। गुप्त जी ने सन 1952-64 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। गुप्त जी का पहला काव्य संग्रह रंग में भंग है। तो पहला काव्य संग्रह क्या है? रंग में भंग है। मैथिली गुप्त सांस्कृतिक नवजागरण के प्रतिनिधित्व कवि माने जाते हैं। गुप्त जी को छंद हरिगीतिका का बादशाह कहा जाता है। तो हरिगीतिका का बादशाह किसे कहा जाता है? छंद को गुप्त जी को। गुप्त जी ने काल मास की पुत्री जैनी पर जैनी नामक पद नाटक लिखा है। आगे देखते हैं मैथिली गुप्त महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। तो मैथिली गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी को अपना काव्य गुरु मानते थे। अपने गुरुवर के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्होंने कहा था कि सींचा तुमने क्षेत्र हमारा आंसू नहीं पसीना गार। क्या कहा? सींचा तुमने क्षेत्र हमारा आंसू नहीं पसीना गार, फूले फले अंत में अब वह पाकर उस शरीर का सार। ये मैथिली गुप्त ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पर कहा था, उनकी श्रद्धांजलि पर, ठीक है। मैथिली गुप्त एक युग प्रतिनिधित्व राष्ट्र कवि रहे हैं। उनके समस्त काव्य राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। गुप्त जी ने अपने काव्य में भारतीय संस्कृत का समन्वय किया है। इनके काव्य में समस्त छंदों में रसों का समावेश है। अब पुरस्कार देख लेते हैं, इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1935, साकेत के लिए हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार 1935, साकेत के लिए मांगला पारितोषिक पुरस्कार 1937, भारत भारतीय रचना के लिए काशी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा सन 1936 में राष्ट्रकवि की उपाधि, साहित्य वाचस्पति 1946, भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण 1954। गुप्त जी ने जन्म दिवस 3 अगस्त को कवि दिवस के रूप में सम्मान, आगरा विश्वविद्यालय द्वारा डीएलएड की उपाधि से सम्मान 1948। आगे देखते हैं मैथिली गुप्त के बारे में विद्वानों की राय देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है
गुप्त जी की रचनाओं में सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्ववाद, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक हम पाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है उनके बारे में, मैथिली गुप्त के बारे में। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा है, राष्ट्र की और युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृति के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी की सर्वप्रथम गुप्त जी के काव्य में मिलते हैं। तो नंद दुलारे वाजपेयी जी क्या कहते हैं, राष्ट्र की और उनके युग की नवीन स्फूर्ति, नवीन जागृत के स्मृति चिन्ह हमें हिंदी में सर्वप्रथम गुप्त के काव्य में मिलते हैं। गुलाब राय कहते हैं, गुप्त जी की कविता में राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है। राष्ट्रीयता और गांधीवाद की प्रधानता है, गुलाब राय ने कहा मैथिली गुप्त के लिए। और देखते हैं, महात्मा गांधी ने कहा है, वे राष्ट्र के कवि हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार राष्ट्र के बनाने में महात्मा बन गया हूँ। श्याम सुंदर दास ने कहा है, बाबू मैथिली गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधित्व कवि हैं। बाबू मैथिली गुप्त आधुनिक खड़ी बोली के सबसे प्रसिद्ध और प्रतिनिधित्व कवि हैं, ये श्याम सुंदर दास ने कहा है। डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है, कवि को खड़ी बोली की प्रकृति का पूर्ण ज्ञान था। कवि को खड़ी बोली प्रकृति का पूर्ण ज्ञान था। दूसरे द्विवेदी जी के चरणों में दीक्षा लेकर व्याकरण की त्रुटि करना संभव नहीं थी, अतः उनकी भाषा सर्वत्र व्याकरण सम्मत है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने फिर कहा है, गुप्त की रचनाओं में भीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं। गुप्त की रचनाओं में भीतर तीन अवस्थाएं लक्षित होती हैं। प्रथमावस्था भाषा की सफाई, जिसमें खड़ी बोली के पदों की निषण्णबद्ध रचना हमारे सामने आती है। आगे देखते हैं, साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। ठीक है। मैथिली गुप्त साकेत महाकाव्य की रचना 1931 में की थी। तो साकेत का किसमें, 1931 में। इसमें कुल 12 सर्ग हैं। हिंदी साहित्य में रामचरितमानस के बाद रामकाव्य का दूसरा स्तंभ साकेत को माना जाता है। गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य अपने पिता को समर्पित किया है। साकेत शब्द मूलतः पाली भाषा का है, जिसका अर्थ होता है अयोध्या। साकेत के आरंभ में गणेश और सरस्वती की वंदना की गई। साकेत के आरंभ में गणेश जी और सरस्वती की वंदना की गई है। मैथिली गुप्त को साकेत रचना की मूल प्रेरणा सन 1908 में सरस्वती पत्रिका में महावीर प्रसाद द्विवेदी के छपे लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली है। द्विवेदी ने यह लेख अपने छद्म नाम भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से प्रकाशित कराया था। गुप्त जी ने संपूर्ण घटना साकेत अयोध्या में ही घटित किया है। कैकेयी मथुरा संवाद, निषाद मिलन, दशरथ मरण, भरत आगमन, चित्रकूट मिलाप आदि मुख्य संवाद के साथ शूर्पणखा कथा, खरदूषण वध आदि उपकथाएं शत्रुघ्न द्वारा बतलाई गई हैं। लक्ष्मण शक्ति की कथा हनुमान जी साकेत में ही जाकर कहते हैं। ताड़का वध तथा धनुष यज्ञ उर्मिला के द्वारा तथा राम रावण युद्ध की झांकी वशिष्ठ जी अपनी योग दृष्टि से साकेत में ही करते हैं। डॉक्टर नागेंद्र ने साकेत को जनवादी काव्य कहा है। तो साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र ने कहा है। ठीक है। साकेत की भाषा पूर्णतः खड़ी बोली है। तो साकेत की भाषा कैसी है, पूर्णतः खड़ी बोली है। साकेत महाकाव्य 9वें और 10वें सर्ग में उर्मिला के विरह का वर्णन है। साकेत में 9वें और 10वें में किसका वर्णन है, उर्मिला जी के वर्णन है। ठीक है। उर्मिला जी तो जानते होंगे, उर्मिला जी लक्ष्मण जी की। ठीक है। आगे देखते हैं, साकेत के प्रथम सर्ग में उर्मिला और लक्ष्मण को सुखी दाम्पत्य जीवन का वर्णन है। तो उर्मिला और लक्ष्मण के सुखी दाम्पत्य जीवन का कब वर्णन है, तो साकेत के प्रथम सर्ग में। साकेत महाकाव्य के बारे में स्वयं मैथिली गुप्त का कथन है, यो तो साकेत 2 वर्ष पूरा हो चुका था, परंतु 9वें सर्ग में तब भी कुछ बात शेष रह गया था। अब मेरी भावना के अनुसार भी यह अधूरा है। ठीक है। ये मैथिली गुप्त जी ने साकेत के बारे में कही है। क्या, यो तो साकेत 2 वर्ष में ही पूरा हो चुका था, परंतु 9वें सर्ग में तब भी कुछ शेष रह गया था और मेरी भावना के अनुसार आज भी यह अधूरा है। कवि मैथिली गुप्त ने कहा है कि उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा में मैंने स्वच्छंदतावाद से काम लिया है। क्या, कवि मैथिली गुप्त ने क्या कहा, उर्मिला के विरह वर्णन की विचारधारा मैंने स्वच्छंदतावाद से काम लिया है। साकेत में सीता और उर्मिला को शल्या सुमित्रा आदि नारियों का आदर्श प्रस्तुत किया गया है।
साकेत के नवम सर्ग की शुरुआत करुणा को संबोधित करते हुए किया गया है। करुणा क्यों रोती है? उत्तर में और अधिक तू रोई तो मेरी विभूति जो उसके भव भूत क्यों हो रही कहे। उर्मिला जो है वो अपने मन को संबोधित करते हुए कहती है, हे मन, तुम प्रिय के पथ में विघ्न मत बनो। ठीक है। उर्मिला के विरह जन पीड़ा उदास मन को देखकर तोता कहता है, हाय रूठो ना रानी। ठीक है। उर्मिला ने मिथिला को मूल और अयोध्या को फूल कहा है। मिथिला को मूल और अयोध्या को फूल कहा है। आगे देखते हैं। ये इसमें ये ध्यान रखना, इस सर्ग में किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो मंदकांता, शार्दूल, विकृत, शिखरणी, मालिनी, द्रुत विलंबित, इंद्रवजा, पृथ्वी, उपेंद्रवजा, ठीक है, वसंतलिका आदि छंदों का प्रयोग हुआ है। और गुप्त जी वैश्य परिवार से थे। साकेत में उनका यह स्वभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। राम के प्रति उन्होंने अनन्य भक्ति निवेदित की है। और साकेत महाकाव्य में भरत का आगमन सतम सर्ग में होता है। इम्पोर्टेंट है, भरत का आगमन किस सर्ग में होता है? तो सतम सर्ग में होता है। आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण पद एवं अलंकार देख लेते हैं। ये वाला निरख सखी है खंजन आए, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार है। और ये मैं अबला बाला वियोगनी कुछ तो दया विचारो फूल में श्लेष अलंकार है। ठीक है। ओ मेरे मानस के हाश खिल सहस दल सरस वाल अनुप्रास अलंकार है। आगे देखते हैं। चलो ठीक है, इतना ये हो गया। आगे भारत भारती का देखते हैं। मैथिली सर्गगुप्त भारत भारती एक निबंध काव्य है जिसकी रचना 1912 में हुई थी। तो भारत भारती एक निबंध काव्य है, ये ध्यान रखना। ठीक है। भारत भारती महाकाव्य राष्ट्र की प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसकी रचना के कारण गुप्त जी को जेल भी जाना पड़ा था। भारत भारती को आधुनिक युग को गीता कहा जाता है। तो आधुनिक युग की गीता किसे कहा जाता है? भारत भारती को कहा जाता है। भारत भारती के लिए ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गुप्त जी सन 1936 में राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। 1936 में। यह काव्य उर्दू के शायर अल्ताफ हुसैन अली के मुशद्दद शैली में रचित है। मुशद्दद 6 मिसरों या 3 शेयरों का होता है। इनमें पहले के 4 मिसरों के तुक एक समान होते हैं और शेष अंतिम 2 मिसरों के तुक अलग अलग होते हैं। इस काव्य में राष्ट्रीयता, अति गौरव, योगिन दशा, प्रकट सौंदर्य आदि सभी विषयों का विस्तार से किया गया है। चलिए देखते हैं भारत भारती के बारे में विद्वानों की राय देखते हैं। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है, गुप्त जी की ओर पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक पहल हिंदी प्रेमियों का सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली उनकी भारत भारती निकली। इसमें मुसद्दत हाली के ढंग के भारतीयों की या हिंदियों की भूत और दशाओं की विषमता दिखाई पड़ती गई है। ठीक है, विषमताओं का दिखाई दिया है। भविष्य निरूपण का प्रयत्न नहीं है। यद्यपि काव्य की विशिष्ट पदावली, रसात्मक चित्रण, वाग्य वैचित्र इत्यादि का विधान इसमें न था, पर बीच बीच के मार्मिक तथ्यों का समावेश बहुत साफ और सीधी सादी भाषा में होने या पुस्तक स्वदेश की ममता से पूर्ण नवयुवकों की बहुत प्रिय हुई। प्रस्तुत विषय को काव्य का पूर्ण स्वरूप न दे सकने पर भी इसने हिंदी कविता के लिए खड़ी बोली की उपयुक्त अच्छी तरह सिद्ध कर दी थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक जगह फिर कहते हैं भारत भारती के विषय में, भारतीयन के समय स्वदेश प्रेम की भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकार भारत भारती में मिलता है। आगे देखते हैं। बच्चन सिंह ने कहा है, भारत भारती तो उस समय की राष्ट्रीय भावना की सिस्मोग्राम कहा है बच्चन सिंह ने, याद रखना। इसमें लिखने की प्रेरणा उसमें मुसद्दत हाली और कैफी के भारत दर्पण से मिली है। पहली में मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण की अभिव्यक्ति की गई है और दूसरी में हिंदुओं के सांस्कृतिक उत्थान की। गुप्त जी ने हाल ही में से ली गई जमीन कैफी से इसमें क्या भारत भारती
की रचना के बारे में स्वयं मैथिली शब्द गुप्त इस प्रस्तावना में कहा है। एक वह समय था जब यह देश विद्या, कला, कौशल व सभ्यता में संसार का शिरोमणि था। एक यह समय है, इन्हीं बातों का इसमें शोचनीय अभाव हो गया है। जो आर्य जाति कभी सारे संसार को शिक्षा देती थी, वही आज पग पग पर पराया मुंह ताक रही है। क्या हम लोग अपने मार्ग से या बीत तक हट गए हैं कि अब उसे पा नहीं सकते? संसार में ऐसा कोई काम नहीं जो सचमुच उद्योग से सिद्ध न हो सके, परंतु उद्योग के लिए उत्साह की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। इसी मानसिक वेग को उत्तेजित करने के लिए मैंने इस पुस्तक को लिखने का साहस किया। गुप्त जी ने भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा मैथिली शब्द गुप्त जी ने भारत भारती पुस्तक लिखने की प्रेरणा में पुस्तक की प्रस्तावना में कहते हैं, कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्व दर्शन नामक की एक तुकबंदी लिखी थी। कोई 2 वर्ष पूर्व मैंने पूर्व दर्शन नामक की एक तुकबंदी लिखी थी। उस समय चित्र में आया था कि हो सका तो कभी इसे पलवंतित करके चेष्टा करूंगा। इसके कुछ ही दिन बाद राजा साहब रामपाल सिंह जी आईसी महोदय का एक कृपा पात्र मुझे मिला, जिसमें श्रीमान ने मौलाना हाली के मुसद्दस को लक्ष्य करके इस ढंग की एक कविता पुस्तक हिंदुओं के लिए लिखने का मुझसे अनुग्रह पूर्वक अनुरोध किया। मैंने इस पुस्तक लिखने का साहस किया। महादेवी वर्मा ने कहा है, भारत भारती के विषय में भारत भारती अतीत, वर्तमान के साथ ही भविष्य की रूपरेखा का संकेतित वर्णन करता है। क्या महादेवी वर्मा कहती है, भारत भारती में अतीत की, वर्तमान के साथ भविष्य की रूपरेखा का संकेत भी मिल जाता है। ठीक है, आगे ने अपने निबंध अस्मिता की खोज में भारत भारती के बारे में कहा है कि भारत भारती में भी हम उसके रचना काल में चर्चित नई ऐतिहासिक जानकारियों के बीच वाल्मीकि और व्यास, रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, कालिदास, भवभूति के अनुकूंज सुन सकते हैं। ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए। भारत भारती निबंध काव्य की 3 खंडों में विभक्त है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत में भारत के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया गया है। इसमें भारतीयों की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, सभ्यता, सांस्कृतिक, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुषों आदि का गुणगान किया। क्या अतीत में भारत के प्राचीन गौरव का बड़े मनोयोग से बखान किया है। इसमें भारतीयों की वीरता, आदर्श, विद्या, बुद्धि, कला, कौशल, सभ्यता, सांस्कृतिक, साहित्य, दर्शन, स्त्री पुरुषों आदि का गुणगान किया है। वर्तमान खंड में भारत की अधोगति का वर्णन किया गया। इस खंड में साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र होने वाली क्या है कि साहित्य, संगीत, धर्म, दर्शन आदि के क्षेत्र में होने वाली अवनति, सहिष्णु और उनके सपूतों के कारनामे, तीर्थ मंदिरों की दुर्गति तथा स्त्रियों की दुर्दशा के साथ दरिद्रता, दुर्भिक्ष, भारतीय कृषक एवं उनकी समस्याओं का हृदय विदारक चित्रण किया है। ये वर्तमान खंड का है। ठीक है, भविष्य में भारतीयों को उद्बोधित किया गया है तथा देश के लिए मंगल कामना की गई है। भारतीय साहित्य में भारत भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण का ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत भारती के पदों के राष्ट्रीय आंदोलनों, प्रभात फेरियों, शिक्षण संस्थानों, प्रातःकालीन प्रार्थनाओं का आदि में गाए जाते हैं। भारत भारती काव्य में मंगलाचरण के रूप में भी कवि ने पद को रखा है। मानस भवन में आर्यजन जिसकी उतारे आरती। ठीक है, भगवान भारत वर्ष में गूंजे हमारी भारती। ठीक है, मैथिली शब्द गुप्त ने इस काव्य की रचना हरगीतिका छंद में की है। आगे देखते हैं। हाँ, क्या है इस काव्य में कवि ऐतिहासिक आयामों को भी उद्घाटित किया गया है। यथा दशमलव का सिद्धांत अरबों ने हिंदुओं से सीखा। क्या दशमलव का सिद्धांत अरबों ने हिंदुओं से सीखा है। इसी से इस विधा को इल्मे हिंदसा कहा गया। इल्मे हिंदसा का कवि ने भारत को पश्चिमी से श्रेष्ठ सिद्ध करने की आपत्ति कही। आज पश्चिम में प्रभा जो है वो पूर्व से ही की गई है। होता प्रभाकर पूर्व से उदित तो पश्चिम से नहीं। गुप्त जी ने की विशेषता रही कि वे समस्या के साथ समाधान प्रस्तुत करते हैं। गुप्त जी ने तत्कालीन कवियों को लक्ष्यबद्ध बोध करते हुए एहसास करते गए केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का मर्म होना चाहिए। गुप्त जी सेवा और त्याग की मूर्ति माने जाने वाले नेताओं, भारत की उन्नत में योगदान देने वाले बात करते कहते, इस देश का भार तुम ही पर तो है, इस देश का भार तुम पर ही है। तुम्हारे जीत से ही देश की जीत है, तुम्हारे हार से हार।
भविष्यखंड में भारतवर्ष को फिर से हरा भरा करने, सर्वजन सुख और सर्वजन हित के लिए कवि प्रभु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे देव, अपनी दया एक बार फिर दिखाइए, इस भारत भूमि को फिर से पुण्य भूमि बनाइए। भारत भारती काव्य में जिस तरह अस्मिता को जगाने और भारती की खोज प्रेरणा दी गई है वह अनंत दुर्लभ है। एक चीज और आप सबको बता देते हैं कि क्या गुप्त जी कहते हैं, गुप्त जी की यह विशेषता रही कि वे समस्या के साथ समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। इस काव्य में वे कहते हैं, हम कौन थे, फिर वर्तमान को इंगित करते हुए कहते हैं क्या हो गया है, फिर भविष्य के लिए कहते हैं और क्या होंगे, फिर आगे इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, आप विचारे आज मिलकर सभी। ठीक है, आगे देखते हैं इसका भारत भारती के महत्वपूर्ण पद देख लेते हैं, शायद डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। आतिथ्य खंड से, मानव भवन में आर्जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, संसार में किसका समय एक सा रहता है सदा, निसिद्धिवा सी घूमती सर्वत्र विपदा संपदा, हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये समस्याएं अभी। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। हाँ, वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है। ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है। संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक, संसार भर में आज जिसका छा रहा आतंक, नीचा दिखाकर कर रूस को भी जो हुआ निशंक, जयपान जो वर्धक हुआ एशिया के हर्ष का, है शिष्य हुआ जापान भी इस वृद्ध भारत का वर्ष का। आगे देखते हैं, ये अतीत खंड के पद हैं। ठीक है, ये अतीत खंड के पद हैं। हे पश्चिम, क्या है कि हे पश्चिम, हे आज पश्चिम से में प्रभा जो पूर्व से ही आ गई है, हंसते अंधेरा यदि ना हम होती तो ना खोज नहीं निकला, जहाँ से आधुनिक व भिन्न भाषा तत्व है, रखती ना भाषा एक संस्कृत समान महत्व है। थे कर्मवीर की मृत्यु का भी ध्यान कुछ धरते न थे युद्धवीर की काल से भी हम कभी डरते न थे। इम्पोर्टेंट है कि थे कर्मवीर की मृत्यु का ध्यान कुछ धरते नहीं। ये अतीत खंड की महत्वपूर्ण पद हैं। ठीक है, अतीत खंड के। पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर, पीयूष सम पीकर जिसे होता प्रसन्न शरीर, आलस नाशक बल विकासक उस समय का नीर, देखो अहाँ ये पुत्रियां हैं, या विभव की वृद्धियां हैं, अवतीर्ण मानो है हुई प्रत्यक्ष उनके रिद्धियां हैं। ठग और चोर कहीं नहीं है, धर्म का अति ध्यान है, ठग और चोर कहीं नहीं, धर्म का अति ध्यान, देखे ना देखे कोई देखता भगवान है, जो हम कभी फूले फले थे राम राज वसंत में, हाँ देखनी हमको पड़ी औरंगजेबी अंत में। वर्तमान खंड की पद देख लेते हैं। जिस लेखनी है लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, जिस लेखनी ने लिखा उत्कर्ष भारतवर्ष का, जिस लिखनी चली अब हाल व उसके अमित अपकर्ष का, अब कमल क्या जल तक नहीं सरस मध्य केवल पंख है, वह राम राज कुबेर अब का रंक का भी रंक है, उड़ते प्रभंजन से यथा तप मध्य सुखे पत्र, लाखों यहाँ भूखे भिखारी घूमते सर्वत्र, वह पेट उनका पीठ से मिलकर हुआ एक है, मानो निकलने को परस्पर हड्डियां में टेक है। नारी जनों की दुर्दशा हमसे कही जाती नहीं, लज्जा बचाने को अहो जो वस्त्र भी पाती नहीं, जो कुलवती है भीख भी वे मांग सकती नहीं, मर जाए चाहे कितनी झोली टांग सकती ही नहीं। यदि अन्य देशों को यहाँ से अन्न जाना बंद हो तो फिर देश का संपन्न हो कुंदन रोके आनंद को। क्या हे राम, इस ऋषि भूमि का उद्धार क्या होगा नहीं, हम पर कृपा कर आपका अवतार क्या होगा नहीं, हम ठोकरें खाते हुए भी होश में आते नहीं, जड़ हो गए हैं ऐसे कि कुछ भी जोश में आते नहीं, व्यर्थ है वह शिक्षा जिससे देश की उन्नत ना हो। ठीक है, भविष्य खंड की देख लेते हैं कुछ। हतभाग्य हिंदू जात तेरा पूर्व दर्शन है कहाँ, वह शील शुद्धाचार वैभव देख अब क्या है यहाँ, हम कौन थे क्या हो गए हैं जान लो इसका पता, जो थे कभी गुरु है न उनमें शिष्य की भी योग्यता, सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार, डूबे ना देखो
नाव अपनी पड़ी मझधार में, होगा सहायक कर्म का पतवार ही उद्वार में। वीरों उठो, अब तो कुयस की कालिमा को भेंट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन धन भेंट दो। केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में, सबसे प्रथम कर्तव्य है शिक्षा बढ़ाना देश में। शिक्षा बिना ही पढ़ रहे हैं आज हम सब क्लेश में। सबकी नसों में पूर्वजों का पुण्य रत प्रवाह हो, गुणशील साहस बल सब में भरा उत्साह हो। इस देश को है दीन बंधु आप फिर अपनाइए, भगवान भारतवर्ष को फिर पुण्य भूमि बनाइए। आगे देखते हैं, चलो महादेवी वर्मा जी के बारे में देखते हैं। महादेवी वर्मा जीवन वृत्त। महादेवी वर्मा का जन्म 24 मार्च 1907 को होली के दिन फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित घर में हुआ था। महादेवी वर्मा अपने माता पिता की पहली संतान थी। इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा इंदौर के डेली कॉलेज में प्राध्यापक थे। इनकी माता हेम रानी देवी एक धर्मपरायण गृहिणी थी। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में सन 1912 में प्रारंभ हुई। महादेवी वर्मा को पढ़ाने के लिए घर में एक पंडित जी, एक मौलवी जी, चित्र शिक्षक और एक संगीत शिक्षक की व्यवस्था पिताजी ने की थी। महादेवी वर्मा जी जिस स्कूल में पढ़ती थी वह अनुकूल नहीं होने के कारण उनके पिता ने खुद का एक स्कूल खोला, उसी में वह पढ़ती थी। वह स्कूल पहले लेडी ओड वायर गर्ल्स स्कूल हुआ, फिर बाद में महाविद्यालय हो गया। महादेवी वर्मा ने माँ के साथ प्रभाती गाते हुए ये पद गुनगुनाती थी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। महादेवी वर्मा माँ के साथ प्रभाती गाते हुए कहती थी, जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। महादेवी वर्मा की शादी मात्र 9 साल की अवस्था में 1916 में रूप नारायण वर्मा से हुई, किंतु महादेवी वर्मा इस शादी से कभी स्वीकार नहीं की थी। अपने जीवन में केवल एक बार ससुराल गई और फिर वहां इतना रोई कि ससुराल वालों ने अगले ही दिन वापस भेज दिया। पुनः वे कभी ससुराल नहीं गए। महादेवी वर्मा जी 1921 में BA की परीक्षा की क्रास्ट वेट कॉलेज प्रयाग से प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। आगे देखते हैं, सन 1932 में ये प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत में MA की परीक्षा की। स्नातकोत्तर के बाद महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। सन 1932 में प्रयाग महिला विद्यापीठ प्रधानाचार्य पद पर नियुक्ति हुई। सन 1932 में चांद पत्रिका अवैतनिक संपादन भी किया। महादेवी वर्मा 7-8 वर्षों तक ब्रज भाषा में मुक्तक पदों की रचना करने लगी थी। सरस्वती पत्रिका मैथिली गुप्त, जिन्हें महादेवी वर्मा दद्दा कहती थी। अभी हमने देखा था ना इससे पहले कि मैथिली गुप्त को दद्दा सब लोग कहते थे, ठीक है। महादेवी वर्मा दद्दा कहती थी। प्रभावित होकर खड़ी बोली में काव्य रचना करने लगे। महादेवी वर्मा सांस्कृतिक रचना के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक क्रियाकलापों से भी जुड़ी। रचनाकारों के हित में 1944 में प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना की। तो साहित्यकार संसद की स्थापना की 1944 में। और आगे देखते हैं, महादेवी वर्मा का देहावसान 11 नवंबर सन 1987 को अशोक नगर इलाहाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में इनकी रचनाओं से क्वेश्चन आता ही है। चलिए देखते हैं। महादेवी वर्मा कविता से ही अपना साहित्य सृजन की शुरुआत की, 18 में लिखी थी। क्या दिया इनकी कविता है, ठीक है, 1918 में। माना जाता है सन 1920 में एक करुण रस का खंड काव्य भी लिखी थी, जो प्रकाशित अप्राय था। सन 1923 में इन्होंने प्रकृति के विभिन्न रूपों फूल, भ्रमर, तितली, वायु आदि को पात्र बनाकर एक नाटक भी लिखी, किंतु वह प्रकाशित था। काव्य संग्रह देखते हैं इनके, निहार 1930 और दीप रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांद गीत 1936, दीप शिखा 1942, और सानिधि 1964 है। देखते हैं क्या, निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1935, सांद गीत 1936, दीप शिखा 1942 है, और गीत पर्व 1970 है, परिक्रमा 1974, आत्मिका 1983, आत्मिका, ठीक है, नीलांबरा 1983, दीप गीत 1983, गीत पर्व 1970, परिक्रमा 1974, आत्मिका 1983, नीलांबरा 1983, दीप गीत। उनके प्रथम 4 काव्य संग्रह का संकलन यामा नाम से 1940 में प्रकाशित हुआ। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह निहार की भूमिका में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने 1930 में लिखे थे। तो निहार की भूमिका किसने लिखी थी? हरिओद ने लिखी थी। निहार की भूमिका हरिओद ने लिखी थी 1930 में। प्रथम याचनिका आधुनिक कवि शीर्षक से 1940 में प्रकाश में आई, जिसमें
जिसमें 104 कविताएं संकलित है। दूसरी यचनिका संधिनी शीर्षक 1965 में प्रकाशित हुई, जिसमें 65 गीत संकलित है। संधिनी याद रखना, ठीक है। सन 1960 में उनके 32 काव्य अनुवादों का संकलन सप्तपर्णा नाम से प्रकाशित हुआ। इसमें वैदिक और संस्कृत काव्य के कुछ मार्मिक अंशों का अनुवाद महादेवी जी ने प्रस्तुत किया। गंगा प्रसाद पांडे द्वारा महादेवी जी ने श्रेष्ठ गीत शीर्षक से संकलन 1967 में प्रकाशित किया। महादेवी वर्मा की कविताओं का अंतिम संकलन अग्निरेखा है। तो महादेवी वर्मा का कविताओं का अंतिम संकलन क्या है? अग्निरेखा है, जो मरणोपरांत 1990 में प्रकाश में आया। महादेवी का रचनाकाल मूलतः 1924 से 1942 तक रहा। महादेवी वर्मा की रचनाएं देख लेते हैं। संस्मरण, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1971, स्मृति चित्र 1973, पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1971, स्मृति चित्र 1973, निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1956, साहित्यकार की आस्था अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969 और संभाषण 1974, ठीक है। रेखा चित्र इनके हैं। अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखा 1945, ठीक है। मेरा परिवार 1971, स्मृति चित्र 1973, श्रृंखला की कड़ियाँ 1942, छड़दा 1956, साहित्यकार की आस्था अन्य निबंध 1962, संकल्पिता 1969, संभाषण 1974। आगे देखते हैं। पत्रिकाओं का संपादन किया चांद महिला तथा साहित्यकार आदि। चांद महिला और साहित्यकार। उपाधियां 1956 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, मृत्युपरांत सन 1988 पद्म विभूषण से सम्मानित किया। सन 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय डीएलएड की उपाधि। आगे देखते हैं। एक मिनट रुको, हाँ ये जरूर ध्यान रखिए कि महादेवी वर्मा छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभों में एक है। इन्हें छायावाद का शक्ति कहा जाता है, ठीक है। छायावाद का शक्ति कहा जाता है किसको? महादेवी वर्मा को। महादेवी वर्मा ने निबंध संकल्पिता में भारतीय भाषा संस्कृत की वाग्मय की विशद चर्चा की है। महादेवी वर्मा में संस्मरण के पद के साथी में पंत, निराला मैथिश्वर गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, सियाराम गुप्त, रविन्द्रनाथ ठाकुर के संस्मरण का संकलित है। अतीत के चलचित्र में रामा, विंदा, भक्तिन और घीसा, आलोमी, बदल, लक्ष्मण आदि संस्मरणात्मक रेखाचित्र संकलित है। मेरा परिवार संस्मरण महादेवी वर्मा द्वारा पाले गए पशु पक्षियों से संबंधित है। महादेवी वर्मा की ब्रजभाषा आरंभिक खड़ी बोली की कविताओं का संकलन 1984 में प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महादेवी वर्मा को हिंदी के विशाल मंदिर की वीणा पाणी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को महिषी उपनाम से प्रतिष्ठित किया गया है। महादेवी वर्मा को वेदना का कावित्री और आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी महादेवी वर्मा को मीरा की काव्य पीड़ा से बढ़कर मानते हैं। महादेवी वर्मा की कविता मूलतः महादेवी वर्मा की कविता के मूलतः प्रभाव प्रधान है, जिसमें व्यथा, पीड़ा, आशा, अज्ञान, प्रिय के प्रति प्रणय, निवेदन और साधना का विविध अनुभूतियों के स्वर मुखरित हुए हैं। आगे देखते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा का संग्रह सांध्य गीत से ली गई है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली गीत बदली को आधार बनाकर लिखा गया है। कविता में शब्द श्लेषात्मक है, जिसका अर्थ है बदली, और दूसरा अर्थ है कावित्री अथवा कोई वेदना ग्रस्त नारी हो सकती है, ठीक है। मैं नीर भरी दुख की बदली में श्लेषात्मक के रूप में 2 अर्थ होंगे। एक जल पूरित घुमड़ते बादल, दूसरी दुखी और वेदनाग्रस्त, ठीक। संपूर्ण कविता में बदली का मानवीकरण किया गया है, ठीक है। इस गीत में महादेवी वर्मा ने अपने जीवन की तुलना बदली से करते हुए विरह वेदना की अभिव्यक्ति की है। कावित्री सुख की सिरहन को हो अंत खिली के माध्यम से स्वयं की अमरता एवं सुयश की ओर संकेत किया है। पद में अंतिम निराशावादी दृष्टिकोण और जीवन के प्रति अनास्था का स्वर मुखरित हुआ है। इस कविता में यह भी बताया गया है कि मानव जीवन चिरस्थायी नहीं बल्कि क्षणिक है, अतः मानव जीवन का यह परिचय है कि जो आज है वह कल नहीं होगा। कविता में विरहिणी के पद चापों से संगीत है।
यौवन का रूप है और उसकी सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं का सूचक है। कावित्री अपनी व्यक्तित्व भावनाओं का आरोप प्रकृति के क्रियाकलापों के माध्यम से व्यक्त करती है। कविता में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। महत्वपूर्ण पद है स्पंदन में चिर निस्पंदन बसा, क्रंदन में आहत विश्व हर्षा, सुध मेरे आगम की जग में, सुख की हरण हो अंत खिली, मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग पराग झरा। आगे देखते हैं पदों में अलंकार है। में नीर भरी दुखी बदली में मानवीकरण अलंकार है। ठीक है। नैनों में दीपक जलते उपमा अलंकार है। मेरा पग पग संगीत भरा प्रकाश पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। मैं क्षितिज भ्रकुटी सा रूपक अलंकार है। और परिचय इतना अनुप्रास अलंकार है। नवजीन अंकुर बनी निकली रूपक अलंकार है। बीन हूँ तुम्हारी रागनी भी हूँ। चलो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।